नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं रंजय त्रिपाठी जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं दर्शकों रंजय त्रिपाठी जी का। रंजय जी बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है प्रारंभ पर जी। नमस्कार, जय दर्शकों श्री राम। जी, जय जय सिया राम। दर्शकों, मोदी अपने तीसरे टर्म में कल शपथ ले लेंगे जब हम सारे इतवार मना रहे होंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक तरफ काम पे तो जरूर है, लेकिन एक कहावत आप सबने सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी, मैंने खुद कितनी बार दोहराया हुआ है कि साहब, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है जब हम चुनावी मामले में बात करते हैं। यानी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जिसने जंग जीत लिया उसका रास्ता सीधे दिल्ली को चला जाता है। हालांकि अब इस समय अगर कहा जाए तो जो 24 के नतीजे आए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अच्छा तो किया है, बड़ा तो किया है, बेहतर तो किया है, लेकिन उनके लिए दिल्ली के रास्ते नहीं खुल रहे क्योंकि ये वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। और इंडी गठबंधन ने जिस एक गठबंधन के वो हिस्से थे, वो भी जो अपनी कथित जीत मना रहा है, दरअसल वो हारा हुआ है नरेंद्र मोदी के सामने तीसरी बार भी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने के नतीजों ने बहुतों को चौंकाया है और संभवतः यही वो वजह है कि जब एक बार सवाल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी सरकार और उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन पर भी उठते हैं। क्योंकि अगर टिकटों के वितरण की बात कही जा रही है तो उसमें क्या इनके रोल नहीं थे? अगर नहीं थे तो इसकी भी मीमांसा होनी चाहिए, इसका भी जो है विवेचना होनी चाहिए। रंजय त्रिपाठी जी, आपके पास मैं इस विषय को लेके इसलिए बैठा हूं कि आपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, फेसबुक जो आपका पेज है उस पर लगातार, मेरे ख्याल से संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 आपने ऐसी पोस्टें लिखी हैं जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी वाली जो बनारस की सीट है, वहां के पर जो इतना कमजोर मार्जिन, यानी जीत का जो मार्जिन है नरेंद्र मोदी का, उसकी एक बड़ी गहन विवेचना की है और कुछ आपने ऐसी बातें लिखी हैं जो संभवतः अब तक कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई दे रही थी। ठीक है ना? तो आपका वो किस हवाले से था? दूसरा, आपने इसी तरीके से कुछ और सीटों पर विशेष रूप से, और जिसके जरिए एक पैन यूपी एक फिगर बनती है, क्योंकि यूपी में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इसको स्वीकारने में अब किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। तो कारणों की भी तलाश पड़ताल इस तरह से होनी चाहिए। बनारस के एक पत्रकार का नाम भी आप देख रहे होंगे आ ही रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें आएंगी, अगर इसका कोई आधार होगा तो बनारस का इस विवेचना जो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की मार्जिन इतनी कमजोर कैसे हुई, इसकी क्या सूचना, क्या आधार और क्या उसको लेके पूरा एक टेक है आपका? मैं ये जानने के लिए आपसे विशेष रूप से चाहूंगा। जी, मुझे लगातार कुछ देर बोलने दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं मुझे आप लगातार कुछ देर बोलने दीजिए और फिर उसके बाद जो है जब मैं आपको बोलूंगा तब अपना नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। जो हमने जो अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट लिखा है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कई तरह की टिप्पणियां की है। मैं ये बता देता हूं कि जब इस सोशल मीडिया पर बड़े गिने चुने लोग होते थे जो राष्ट्रवाद का झंडा उठा के घूमते थे, उस जमाने से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं और हम लोग में मैं आपको भी जोड़ रहा हूं उन्हीं जी, और भी हम लोग ऐसे 10-12 लोग हैं जिनको भी जोड़ रहा हूं। हम लोग वो लोग थे जो लगातार 2012 से लेकर के सदा किसी भी परिस्थिति में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का किसी भी परिस्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ा है, न साथ छोड़ेंगे, न आगे छोड़ने वाले हैं। आपको ध्यान होगा कि 2014 के चुनाव में मैं निजी तौर पे कम से कम मैंने 10 लोकसभा जगहों पे अपनी गाड़ी का तेल पेट्रोल फूक करके 10 लोगों को लगा करके हम लोगों ने प्रचार किया था, क्योंकि हमें ये लगता था कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता आना चाहिए। क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी गुजरात आता जाता रहा हूं, मैं बिजनेस देखा हूं, मैंने डेवलपमेंट देखी है, मैंने सामाजिक व्यवस्था देखी है। तो अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं देश के लिए अच्छा रहेगा, ये सोच के हम लोगों ने किया। और पत्रकार जो एक बहुत ही हम लोगों के बहुत ही आदरणीय हैं, जो आपके साथ मंच में भी थे, शशि चंद्र मिश्रा जी से उनसे पूछ लीजिएगा कि 2013, 14, 15 के समय पे जो आर्टिकल मैंने लिखे अपने हाथ से, वो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने शेयर किए हुए हैं। वो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने कॉपी करके अपने नाम वहां पे पोस्ट किया और मेरा नाम दिया कि रंजय त्रिपाठी के वहां से साभार। उसी तरह से 2019 के चुनाव में आपको ध्यान होगा
जो जो फेसबुक पे हम लोगों को आज उल्टा पुल्टा दो कमियां गिनाने से बोल रहे हैं, अगर आप ये तो गोरखपुर के गोलघर में एक सामाजिक एक 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 मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में कम से कम समाजवादी पार्टी के 50 से 100 कार्यकर्ता रहे होंगे, 100 तो निश्चित तौर पर रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े कम लोग थे, और उन सब लोगों ने हमला बोल दिया था। उस हमले पे 5 लोग, अजीत सिंह जो बाबा रामदास हैं, रंजय त्रिपाठी जिसका उस समय आप उस समय के प्रचार का फोटो देख लीजिए, हाथ में प्लास्टर बांधे हुए, मेरी उंगली टूटी हुई थी, हाथ में प्लास्टर। पवन अवस्थी भाई अब नहीं रहे, भारत अभिषेक सिंह गोरखपुर का, और अभिषेक सिंह, मात्र 5 लोगों ने चप्पू उठा करके उन 50 से 100 सफाई गुंडों का गोलघर में खड़े होकर के, याद होगा हम लोगों ने सामना किया तो, सामने डट के खड़े हो गए थे। वो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। आजमगढ़ में जाकर के लोगों ने प्रचार किया है, विपरीत परिस्थितियों में जाकर के ऐसी जगह पे भाजपा का झंडा उठाने वालों ने ऐसी जगह प्रचार किया है। ये 2019 की बात बता रहे हैं, और तब के लेख हम लोगों के पीछे जाकर के देख लीजिए कैसे कैसे हम लोगों ने लेख बनाए, और किस तरीके से हम लोगों ने नैरेटिव तोड़े। जो नैरेटिव भी विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने नैरेटिव तोड़ा। जहां 2000 के चुनाव के बाद में नरेंद्र मोदी के द्वारा हायर किए हुए तथा कथित बड़े बड़े 50,000, 60,000, 1 लाख फॉलोअर वाले धुरंधर, चाहे वो मतलब महाकाल की नगरी वाले हो, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे XYZ दुनिया भर के हो, उन्होंने एक छोटी सी कोई पुरस्कार न पाने की, पुरस्कार न मिलने से छोड़ दिया, और आज तक गाली दे रहे हैं, आज तक विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे पत्रकार जिनको जिनको दूसरे लोग, जिन्होंने 7-8 साल तक इस उम्मीद से कि कुछ मिलेगा अगर नहीं मिला, उसको दूसरे पार्टियों ने, जहां पे कोरोना में जहां पे लोगों को खाने को नहीं मिला, तो नौकरी जाती है, वहां पे लोगों ने उन विरोधी से पैसे ले करके, राष्ट्रवादी का चोला ओढ़ के पैसे ले करके फ्लैट और बिल्डिंग और कारें बनाई। हम लोगों ने कभी भी मोदी का साथ नहीं छोड़ा है, ना इस चुनाव में छोड़ा था, ना आगे छोड़ेंगे। तो ये लोग दिमाग साफ कर लीजिए। हम जो उठा रहे हैं बात, वो ये उठा रहे हैं कि भाजपा में हमारे लिए कुछ नहीं है ना। हम लोगों के लिए, हम लोग ना भाजपा के सदस्य हैं, ना RSS के सदस्य, मिस कॉल सदस्य भी नहीं है। हमें खाली विचारधारा एक कनेक्ट करती है। एकमात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बोलता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमको मातृभूमि से प्यार है, वो कनेक्ट करता है। एकमात्र संगठन जो वंदे मातरम गाता है, हमें उससे कनेक्ट होता है, वंदे मातरम से हम कनेक्ट होते हैं। हम उनके भाषणों से थोड़ी कनेक्ट होते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो भारत में हिंदुओं के लिए बात करती है। विपरीत परिस्थितियों, विषम परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम काशी मथुरा वगैरह का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए हम कनेक्ट करते हैं। तो जब हम तब भी कनेक्ट करते हैं, तो आज भी कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी में सर्जरी की जरूरत है, बहुत डीप सर्जरी की जरूरत है। इससे पहले कि और कुछ अंधेर हो जाए, उससे पहले डीप सर्जरी, इसलिए हम ये बात उठा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं अब आपको आता हूं बनारस, बाद में मैं पहले जौनपुर पे आता हूं। आप ध्यान दीजिए, चलिए उस आने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि 2019 के चुनाव में, इस 2024 के चुनाव में मेरे घर के 4 वोट हमने जाकर के भाजपा को डाल दिए। लेकिन 2019 इस 24 के चुनाव के 6 महीने पहले या 4 महीने पहले से आप देखेंगे कि रंजय त्रिपाठी की वॉल से एक भी पोस्ट आपको किसी भी नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए भाजपा के समर्थन में किसी को नहीं मिलेगा। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, ये मैंने गलती की है, लेकिन गलती क्यों की है अब मैं आता हूं। 2008, 26 नवंबर 2008 भारत के ऊपर में इतना भयंकर हमला हुआ, दिल रोया, आंख रोई, दिमाग काम नहीं किया। जिसने उस ओबराय ट्राइडेंट, ताज, VT, कामा हॉस्पिटल, इन सब की जिसने मंजर देखा टीवी पे बैठ करके, वो सब लोगों का को सोच लिए कि क्या भारत में स्थिति रही होगी। उस समय उस महाराष्ट्र में कांग्रेसी सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेसी सरकार थी। वहां का यही कृपाशंकर मंत्री था। ये कृपाशंकर शायद आप देख लीजिए गृह मंत्री था शायद उस समय महाराष्ट्र का ही, और इसके रहते वहां पे ये हुआ था। और जब ये हमला हुआ, उस हमले को कितनी दुष्चक्र, कितने कुचक्र नहीं चले इन लोगों ने ये साबित करने के लिए कि ये हिंदू आतंकवाद है।
वो कसाब कलावा बहन करके गोली चला रहा था। ये पूरी हम तो इस ईश्वर से मतलब के आभारी हैं। शहीद तुकाराम उम्बाले के हम लोग कृतज्ञ हैं। जनरेशन पीढ़ियां कृतज्ञ रहेंगी जिसने उस कसाब को जिंदा पकड़ लिया और जिसकी वजह से साबित किया जा सका कि ये सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, नहीं तो कलावा बांधे ये सारे आतंकवादी हिंदू आतंकवादी साबित हो जाते। और उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ये इस हमले का साजिशकर्ता बताने की पुस्तक का विमोचन करने वाला, टीवी पे वाक्यतव्य देने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये कृपा शंकर सिंह आकर के जौनपुर से कैसे टिकट पा जाता है, जिसके खिलाफ में मैंने रंजय त्रिपाठी ने अपने हाथ से एक नहीं दसियों बीसियों सैकड़ों लेख लिखे हैं, जिसने इस आतंकवाद के खिलाफ बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। कैसे वो आदमी जौनपुर से आकर टिकट ले लेता है, किस मुंह से उसी जौनपुर और मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और प्रयागराज और बनारस से जाकर के देखिए कितने लोग जाकर के इस हमले में मारे गए, आम आदमी मारे गए। किस मुंह से जाकर के जो आदमी इस आतंकवाद को हिंदू आतंकवाद बोलता है, उसके लिए मैं लेख लिख करके, उसके लिए प्रचार करके मैं किस मुंह से लोगों से टिकट मांगू? अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब दूंगा मैं? हमने बोला ना कि आरएसएस से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का कनेक्ट है, लेकिन कनेक्ट है तो उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक आतंकवादी संगठन बताने वाले इस दो कौड़ी के दलाल के लिए मैं जाकर के मैं लेख लिखूं, इसके लिए जाकर के वोट मांगू? चुप बैठ गए। इसीलिए आप देखिए जाकर के उत्तर प्रदेश की 5-7% जनता चुप मार के घर बैठ गई और उसी वोट परसेंट से ये लोग हारे हैं। जिसको भारतीय जनता पार्टी के विरोध जाकर के वोट नहीं देना था, उसने वोट नहीं दिया, वो घर बैठ गया। क्यों जाकर के? उसको समाजवादी पार्टी को वोट देना नहीं है, वो इस कृपा शंकर सिंह जैसे इस व्यक्ति को वोट देना नहीं है, जिसने पूरे हिंदू समाज को, भाई उसमें मैं शामिल हूं, आप हैं, जो फेसबुक पे हमें गालियां लिख रहे हैं, जो हमें व्हाट्सएप करके ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पे आपको मोदी को वोट देना चाहिए था, हिंदुत्व, उसी पूरे हिंदुत्व को बदनाम करने का ठेका ले रखा था इस कृपा शंकर सिंह ने। ये गांधी परिवार का चहेता, उनका चेला है। मैं तो ये तक, मेरी तो थ्योरी ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने इसको मोल बना करके भारतीय जनता पार्टी बोला। इस भारतीय जनता पार्टी के जब लोकल नेता, लोकल कैडर, लोकल आपका कार्यकर्ता जब कह रहा है कि इस आदमी को हटाओ, नहीं चाहिए, वो खुद प्रचार करने नहीं निकला है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो थिंक टैंक है, भारतीय जनता पार्टी को ये नाकारा जो आईटी सेल है, उसको ये क्यों नहीं पता चल पाया कि पूरे जौनपुर और आसपास के 4 जिलों में ये बात चल रहा है कि अरे भाजपा वालन के तो ओसामा के वोट दे दी है, वोट एक दिन ओसामा बिन लादेन के बेटवा के टिकट दे दी है, टिकट दे देंगे, एक दिन दाऊदवा के लड़का के टिकट दे दी है। ये सारी बातें चल रही हैं, तो कहां था आपका आईटी सेल? आप हमको गाली दे रहे हैं। ये जो चीजें मैं आज बोल रहा हूं, ये चीजें सोच लीजिए कि कितना कंट्रोल करके चुनाव पहले नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम जैसे लोगों ने इस चीजों को चुनाव पहले या टिकट वितरण के समय पे ये चीजें लिखी होती, ये चीजें की होती, तो आज सोचिए कितना असर पड़ा होता बाकी की सीटों पे। नहीं लिखा हम लोगों ने, चलो यार दिया ही है तो चलो कुछ मार के, भाई 5 लाख शांत हो जाओ, दिया है ना, 5 लाख लोगों ने दिया है ना, ये सोच के दिया है मर साला जी, मोदी को आना चाहिए। हमारा दिल रो रहा है, 272 सीट नहीं आई है कम से कम मोदी की। आप उस दिन थे ना, हम लोग थे ना, मेरी कंडीशन आप बोल पा रहे थे, हम बोल रहे थे उस दिन, आप लोग जबरदस्ती कुछ बुलवा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, प्रश्न कुछ पूछ रहे, दिमाग कहीं और चल रहा था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ रंजन जी, में थे हम लोग। नहीं बिल्कुल उस कृपा शंकर सिंह के लिए जिसने 2008 से लेकर के कुछ महीने पहले तक लगातार जिसने हिंदुत्व को गाली दी, हिंदुओं को गाली दिया, आरएसएस को बदनाम किया, मोदी को गाली दिया, फडणवीस को गाली दिया, किसको उसने गाली नहीं दिया है? चलो आप विचारधारा में अलग करके आपने गाली दिया और विचारधारा के व्यक्ति आप अलग ले आए, लेकिन वो व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड है कि वो उसने अपनी सारी जिंदगी पूरे हिंदुत्व का विरोध किया है, उसने हिंदू को आतंकवादी साबित करने का कोशिश किया है, हिंदू के साथ आतंकवादी साबित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किया। अब चाहे उनके लिए लेख लिख करके हम लोग वोट मांगने चले जाए, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और आपने बड़े विस्तार से और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि आधार के साथ, भाई आधार है, ऐसा नहीं है कि ये कोई भाषणबाजी हो रही है, ऐसा है, इसके आधार है, और आपने परफॉर्म इस लिहाज से किया है, आपका इतिहास बचा जा रहा है। और यहीं पर
एक चीज मैं बताऊं, केवल यही एक सीट नहीं, यह जो मामला है ये उत्तर प्रदेश की कितनी सीट पर है। लल्लू सिंह जो अयोध्या फैजाबाद से प्रत्याशी थे भाई, उनके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का पर्सनली कैसा है। इलाहाबाद की सीट पर किस तरीके का चुनाव हुआ है, मैं कैंडिडेट के निजी विषय की बात कर रहा हूं, उसके निजी स्वभाव की बात कर रहा हूं। इलाहाबाद से आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का बातें तैर रही थी। अब यहां पर रंजय भाई एक चीज तो समझ में आता है कि आपने टिकट वितरण गलत किया, और जबकि आप दावा ये ठोंकते हैं, बहुत सीधी सी बात है कि साहब हमारे पास इतने 72 फिल्टर हैं जिससे हम स्क्रीन करके अपने जो है वो उनका प्रत्याशियों का चुनाव करते हैं, कि कौन प्रत्याशी होगा, टिकट फाइनल करते हैं। सर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तो थी ही ना। अब जरा इस पूरी चीज को आपके पास जितनी डिटेल में आपने अपनी पोस्टों अपने पेज पे लिखा है, उस लिहाज से बनारस में नरेंद्र मोदी के अंतर को लाख के आसपास आकर सिमट जाना, इसके पीछे जमीन पर एक्चुअली चल क्या रहा था, पहली चीज तो ये। और दूसरा, आपने बहुत सही लताड़ा है भारतीय जनता पार्टी की वो जो आईटी टीम है, कि भाई तुम कौन सा फीडबैक दे रहे थे। और एक सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री का अपना फीडबैक सिस्टम, कभी ये कहा जाता था 2014 से 19 में, आपके पास भी कई सूचनाएं होंगी, मेरे पास निजी रूप से कई सूचनाएं हैं, कि सुबह 5 बजे बनारस के लोकल लोगों को, जिसमें प्रधान तक शामिल होते थे, पंचायत स्तर का कोई कार्यकर्ता शामिल होता था बीजेपी का, उन तक को फोन चला जाता था नरेंद्र मोदी का, अक्सर सुबह 5 बजे। वो बनारस के हल्के में ये चर्चा रहती थी। और वो इस तरीके से फीडबैक लेते थे कि अरे फलाने जगह की सड़क का क्या हुआ, वहां एक पुलिया जो है अटकी हुई है, फलाने पोल वाला उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, बिजली वाले से कोऑर्डिनेट करके ये काम करवाइए। ऐसे फीडबैक के धनी नरेंद्र मोदी अपनी हार की इस मतलब, मैं उसको हार देखिए मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अपनी जीत की मार्जिन को इतना कम होते हुए कैसे नहीं देख पाए। मैं लोकल, क्योंकि वहां वो स्थानीय जो है खुद वहां प्रत्याशी थे, लड़ तो वो पूरी सीटों पर रहे थे, और उसी का नतीजा है कि 240-41 आपके पास है। परंतु जी बनारस में नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के को लेके कैसे आप विश्लेषित करेंगे अगले कुछ 15-1 मिनट में? आप धारा प्रवाह बोलिए सर। बनारस के चुनाव जो है, बनारस में जो 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 वोट कम हुए हैं मोदी जी के, वो वो पूरी की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आईटी सेल है, इन लोगों की पूरी नाकामयाबी है। बनारस में लोगों के व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, लोग वहां पे क्या रील्स बनाए जा रहे हैं, बनारस में कौन कौन सी ऐसी एजेंडा चलाए जा रहे हैं, उसकी खबर नहीं है आपको। वो पता ही नहीं आप लोगों को क्या चल रहा है। बनारस के चुनाव को बनार देखिए, अब हम बताते हैं, बड़ी छोटी सी समस्या, बड़ी छोटी सी चीज थी, मतलब इतना सिंपल सॉल्यूशन, इतना आसान समाधान चीजों का, और आपने उसको कहां के कहां पहुंचा दिया। बनारस में आपको मालूम है कि दो ग्रुप हैं जिन्होंने जम के इस बार मोदी जी का विरोध किया है। मोदी जी का विरोध का है, मैं कहूंगा भाजपा का विरोध जो है, लेकिन मोदी जी का विरोध किया है। कौन दो ग्रुप थे? एक तो पंडा लोगों का ग्रुप था, जो कि बैक्ड बाई जो हमारे वो जो वो वाले जो एक क्या नाम है, शंकराचार्य जी हैं, जिनको खंबे में बंधवा के अखिलेशवा ने पिटवाया था। खंबे में बंधवा के उनको पिटवाया था। आपका अगर वीडियो आपको ध्यान हो, शिष्यों समेत उसको चौराहे पे खंबे में बांध के पिटवाया था अखिलेश ने। और वही अखिलेश का पार्टनर है कांग्रेस। उसी कांग्रेस से सीट पर लड़ रहे अजय राय। और इन मंदबुद्धियों को, जहां इन इन ये जिनको हम लोग ये मतलब शंकराचार्य और पता नहीं क्या ढिमकाना चिमकाना बोल रहे हैं बनारस में, इनको आज तक कभी भी नरेंद्र मोदी ने मतलब इज्जत के सिवा और आदर के सिवा कुछ दिया नहीं है। अजीत सिंह पहलवान में बड़ी सही बोलते हैं, जब तक इसको पटक के जिसको आप लोग थूरेंगे नहीं, वो तब तक आपका साथ देता नहीं है। यही हाल उनका हुआ है। अजीत जी थोड़ा अलग भाषा बोल देते हैं, वो सार्वजनिक तौर से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वही हाल है, ज्यादा इज्जत इनको पची नहीं। तो हम लोगों
जी दर्शकों, रंजय जी के एंड पे मुझे लगता है कि नेटवर्क के कुछ इशू हो गए हैं। रंजय भाई जैसे ही स्क्रीन पे आते हैं हम उससे दोबारा जुड़ जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का बनारस में जो मार्जिन कम हुआ है दर्शकों, वो चौंकाया, सबको चौंकाया। रंजय त्रिपाठी ने उसकी बड़ी गहन विवेचना की है और इनकी विवेचना सूत्र आधारित है। अभी तक आप देखिए जो रंजय जी ने बात कही कि साहब इस तरीके से आप जब टिकट का सिलेक्शन करेंगे, और रंजय भाई जौनपुर की एक सीट की बात बता रहे थे, उसी के साथ साथ बहुत सारी और सीटों पर भी मैंने आपको जैसा दर्शकों बताया, रंजय भाई वापस आ गए हैं। जैसे वो दोबारा तैयार होते हैं हम उनसे बात करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपके पास आपकी जो सो कॉल्ड आईटी टीम है, जिसको आपकी संसार की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा जो है वो सूचना तंत्र वाला धनी मीडिया सेल आपका जो है आईटी टीम है, आपकी आईटी टीम ने ये सच मानिए कि लोगों तक पहुंच नहीं बनाई। स्वतःफुर्त जो आपके लोग हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनकी बदौलत आपकी ये परफॉर्मेंस है। और आपके नेता जो सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी है, उनकी ब्रांड वैल्यू पे ये प्रदर्शन है आपका, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पैन इंडिया हो। रंजय भाई मेरे ख्याल से तैयार है। रंजय भाई जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। जी। तो जैसे आपको मालूम है, उन 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 लोगों के एजेंडा को तो लोग समझ रहे थे, ठीक है। लेकिन मल्लाह वाली जो जो समस्या थी वो पिछले 2017 से होनी थोड़ी थोड़ी चालू हुई थी, बट 19 में मामला ऐसा आया कि मल्लाह, देखिए मैं बताता हूं, जो मल्लाह है जो वहां के हैं, इन मल्लाहों ने, अगर आप याद हो कि 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी वालों को कितना कूटा था, मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, घाट घाट कूटा था, घाट घाट वो आम आदमी पार्टी को। मुझे जरा एक सेकंड का समय और दीजिए, जरा 1 मिनट। जी रंजय जी की तरफ मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई और इशू है, या नहीं नहीं, ठीक किसी है। तरह का तो व्यवधान बार बार। हाँ जी आप शुरू रहे जी। हाँ, तो 2014 के चुनाव में वही मल्लाह, मैंने तो हमने तो खुद घाट पे हम तो बनारस में हम लोगों ने प्रचार किया। अब लोग देखे हैं कि बनारस में उसी क्या नाम है, घाट पे मल्लाहों ने किस तरीके से बाहर से आम आदमी पार्टी वालों को कूटा। 2019 में मल्लाहों ने अपने छाती पे मोदी का टैटू गुदवा रखा था, बाहों पे टैटू गुदवा करके। और मल्लाह, मतलब घाट पे आप जाइए तो मल्लाह के जितना बड़ा समर्थक नहीं मिल रहा था आपको। वो ऐसा कौन सा विषय आया कि वो अचानक से 2019 के बाद 20, 21, 22 आते आते 23 आते तो वो विकराल रूप ले गया है। और आपकी आईटी टीम को पता ही नहीं। आपका विरोधी इस पूरे मामले को गुजराती वर्सेस बनारसी कर ले जाता है, गुजराती वर्सेस बनारसी कर ले गया। और अगर मैंने फेसबुक पे लिख दिया कि मामला गुजराती वर्सेस बनारसी हो गया था, और गुजराती वर्सेस नहीं बनारसी है, नहीं, एक गुजराती मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ रंजय जी हाँ आप बिल्कुल आप अपने फेसबुक पोस्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आपने जो ये गुजराती वर्सेस बनारसी, इसको जरा परिभाषित कीजिए, इसको विस्तार से बताइए। ये पूरी एक नई बात आप कह रहे हैं और चौंकाने वाली बात कर रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी के बनारस के चुनाव के बिगड़ने की दशा पे बात हो रही है, क्योंकि मार्जिन उनका बहुत जी। कम रहा है, अप्रत्याशित रहा है। इसको आप थोड़ा विस्तार दीजिए सर। आपको मैं बताता हूं, मैंने देखिए बनारस में कैसे चलता है अभी तक से, कैसे व्यवस्था चलती है। ये एक नाव है, उस नाव पे वो कुछ लोग होते हैं जो नाव हायर कर लेते हैं, 2000-3000 जैसा नेगोशिएट किया, उन्होंने अकेली नाव हायर की, 1 घंटा 2 घंटा नौका विहार किए, चले आए। फिर अगला कोई आता है उस नाव को हायर करता है, तो वो नाव वाला 3 या 4 चक्कर बनारस के लगा लेता है, 8-10 हजार रुपए आते हैं, नाव का किराया अपना अपने असिस्टेंट का पैसा से निकाल के 2-2.5 रुपए घर ले जाता है। एक और तरीका से, बड़ी नाव है, उस नाव में 50-60-70 सवारियां बैठती हैं, पर सवारी 30 रुपया लेते हैं। और एक बार सवारी ले आने ले जाने में 5 लोग नाव पे होते हैं, 2 चलाने वाले और 3 गोताखोर, की अगर कहीं कोई गिरे उरे हो तो उसको बचाने के लिए एक नाव पे 5 होते हैं। वो 5, वो नाव होती है किराए पे, उन 5 लोग लिए होते हैं, और उसको 2 या 3 चक्कर मारते हैं, और फिर बांट करके प्रति व्यक्ति, तो 5 लोग एक नाव का अगर 4 चक्कर मार रहे हैं, तो समझ लीजिए कि 20 परिवार एक नाव पे पर रोज अपने लिए घर के पैसे लेके जाए। ऐसे 2000 नाव है, 40,000 परिवार, एक परिवार में 4 से 5 वोटर, आप मान लीजिए कि कितना हो गया, 2 लाख तो वोट तो ऐसे ही हो गया, जो नाव के आजीविका पे आधारित है। और ये ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ये मल्लाह है, मल्लाह लोग हैं, इन्होंने बचपन से वही
नदी में यही सीखा, उन्होंने यही देखा है कि मेरे घर में रोज 800 900 1000 रुपया आता है, मेरा 25-30 रुपया आज महीने का बन रहा है, मेरा परिवार बढ़िया चल रहा है, तो उससे ज्यादा उनके बच्चे पढ़ते भी नहीं है, पढ़े भी नहीं है, वो उनका जीविका ही वो ही उसी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो वो बड़ी एकमुश्त 2 से 2.5 लाख वोट है, कुल मिलाकर के लगभग 2,70,000 2,75,000 लोगों का वोट है। ये टोटल आज नरेंद्र मोदी जी का वोट मार्जिन कितना रहा? 1,50,000। पिछला मार्जिन कितना रहा? 4.25 लाख। 2,75,000 1.5 लाख 4.25 लाख होता है, मतलब मल्लाहों का वोट आपको नहीं मिला। तो क्या हुआ है कि अब बनारस में आप 5 स्टार होटल खोलिए, 3 स्टार होटल खोलिए, 0 स्टार होटल खोलिए, नोबडी बॉदर्स, सबका होटल चल रहा है। बनारस में आप छोटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, अब बड़ा मीट्रिक टन वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, कहीं पे भी हो वर्ल्ड के, नो प्रॉब्लम, कहीं से भी आए हो नो प्रॉब्लम। आप बनारस में आईटी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लोग खुश हैं कि बनारस में आईटी इंडस्ट्री, बनारस में टीसीएस आएगा, लोग खुश हैं, नो प्रॉब्लम। बनारस में आप फार्मा कंपनी लाना चाहते हैं, टोरेंट और इंटास जो गुजराती कंपनियां हैं, ये जो जीएफएल पीएफएल जीसीएफएल जितनी लाना चाहते हैं उसका ले आइए, पीपल आर हैप्पी। लेकिन क्या हुआ कि बनारस में जो ये जो छोटी छोटी नावें चलती हैं, इसकी जगह पे गुजरात के कुछ लोगों ने अपना व्यवसाय डालने की कोशिश किया कि क्या करेंगे कि हम एक टिकट काउंटर बनाएंगे, वहीं से टिकट इश्यू होगा, हमारी अपनी नाव चलेंगी और इस नाव पे लोगों को नौका विहार कराएंगे, और हम जो है मतलब उस टोटल बिजनेस को आप एक सिंगल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लुक दे करके उसको प्रोफेशनली चलाएंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप उसमें जो वो मल्लाह है उनको इंक्लूड कर लिए होते, उन मल्लाहों को बोले होते भाई वो मल्लाह की तो अपनी नौकरी नहीं है, आप उसको इंक्लूड कर लेते कि भाई देखो तुमको इसमें से 800 रुपया दिन पर डे का मिल रहा है, मैं भी 800 रुपया दूंगा, लेकिन अब इसको इस ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। मल्लाह कहता चलो भैया ठीक है, आ जाओ भैया, चलबा हो रामनगर करने का वो नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा, आराम से बिठाएंगे, जाएंगे ले आएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने मैनेजमेंट बुला लिया अपने यहां से, कोई विरोध नहीं है। देखिए मैनेजमेंट आप गुजरात से लाए, महाराष्ट्र से लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम तब की बात कर रहे हैं जब आप कंपीट करेंगे फार्मा में, हाईटेक में, इंडस्ट्री में, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां पे जो न पढ़ा है न लिखा है, न जिसको प्राइवेट लिमिटेड मालूम है, न प्रोप्राइटर मालूम है, उसको खाली चप्पू चलाना मालूम है, उसको मालूम है यहाँ से वहां चप्पू चलाएंगे, ले आएंगे और दिन में 400-800 रुपया घर ले जाएंगे, बड़ी सिंपल सा उसका तरीका है। अब उसको लेकर के जो बिल्कुल जो उसका जो सामंजस्य बिठाए बिना उसका समाधान नहीं खोजा गया, वो उसने एक अनरेस्ट करता चला गया, और इस चीज को जो है बनारसी वर्सेस गुजराती, बनारसी व्यवसायी गुजराती व्यवसायी कर दिया। और ये चीज जो कर दिया, इसके ऊपर में तमाम रील बनने लगे, तमाम मीम बनने लगे, तमाम फेसबुक पोस्ट बनने लगे, तमाम इस पे व्हाट्सएप पोस्ट बनने लगे, और वो पूरे बनारस में फैल रहा है। तो क्या होता है, तो इन लोगों को खबर नहीं हुई, और भाई इन लोगों को खबर नहीं हुई, सवाल ये भी तो उठता है फिर इनका इकोसिस्टम क्या कर रहा था, इनका आईटी सेल क्या कर रहा था, इनका अपना जो संवाद का माध्यम है, नेटवर्क, वो इनको बता नहीं पा रहा था। क्योंकि आपने तो ये तक लिखा है कि बहुत सारे धरना अनशन प्रदर्शन भी किए थे इन मल्लाहों ने, और इस लिहाज से तो ये लगभग 2.25 लाख की संख्या दिखाई देती है। तो सर ये फीडबैक क्यों नहीं मिल पा रहा था, वह भी उस सीट पर जहां स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहा हो, और उत्तर प्रदेश की इतनी हॉट सीट हो, और वो उत्तर प्रदेश जहां डबल इंजन की सरकार हो, तो कौन ऐसा चाह रहा था? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का मार्जिन कम हो जाए। भाई ये सारा नैरेटिव, सारी चीजें, ये देखिए बनारस में आपने एक पत्रकार का नाम लिया था, सारी जिंदगी उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी को गाली दी है, सारी जिंदगी वे व्यक्ति कुछ समय पहले तक यही मोदी को गाली देता था, मुरली मनोहर जोशी को गाली देता था, ये आदमी पूरे भाजपा पूरे संघ सबको गाली देता था। और ये आदमी पता नहीं किससे इसकी दोस्ती है भाजपा में, जो भाजपा के उन समर्पित कार्यकर्ताओं और समर्पित लोगों के सर पे आकर के बैठ गया है, और उनको इसने उसके बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ मैनेजमेंट चला रहे हैं, ये एक बड़ी चूक निश्चित तौर पर कम से कम देखने को मिली है।
और एक सज्जन ने जब दर्शकों ये कहा मुझसे, और वो बनारस के थे, उन्होंने फीडबैक देते हुए मैं भी शॉक्ड था। तो मैंने जब जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बताइए, यह बहुत सौभाग्य की बात है कि बनारस की जो पर्यटन वाली इकोनॉमी है वो 10 गुना बढ़ गई। लेकिन साहब जरा सा ये बता दीजिए उसी मुंह से कि यहाँ के बनारसियों को उसका उसमें कितना स्टेक मिला है। और यहाँ पर वाटर टैक्सी की आप बात कर रहे हैं, अरे साहब आप बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कितने बढ़िया से उसको आप चाहते तो ओला उबर बना देते पानी पर चलने वाला, और बड़े आराम से सब अपना मोबाइल पे लेके और भाई लोग मस्त रहते। मुझे यही नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी, खैर मुझे अब क्या ही कहना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अपनी उस सीट पर, प्रधानमंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की पूरी सीटों पर लड़ रहे थे, और वही प्रतिफल है कि 240-41 का। और एनडीए जिस तरीके से रंजन जी मजबूती दिखा रहा है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के कल के भाषण में भी उन्होंने जो एक टोन लिया है, नीतीश के समर्थन में जो डेडिकेशन दिख रहा है, चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से मजबूती से खड़े हैं, तो एक इंटैक्ट एनडीए दिखाई दे रहा है, उसमें प्रधानमंत्री अपने तेवर में उसी तरीके से हैं। तो इस तरीके का विश्लेषण देखिए दर्शकों, संजय त्रिपाठी जी हों, चाहे हम में से तमाम लोग हों, और आप लोगों में से बहुत सारे सुधी जन हैं, यही वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2012-13 में असंख्य लोगों को एक साथ जोड़ा है, और एक साथ जोड़ के आगे चली है, और आगे चल के उसी सोशल मीडिया पर और उसी तमाम प्लेटफॉर्मों पर किस तरीके से एक राष्ट्र प्रथम की भावना से काम हुआ है। तो ये सिलसिला अब भी जारी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे में अखर जाता है कि जो 24 घंटे उसी काम के लिए नियुक्त है, मैं बात कर रहा हूं भाजपा आईटी सेल की, उसकी फेल्योर ये मानी जाएगी। इस पर लगातार बात होती रहनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इतने खराब प्रदर्शन के जिम्मेदार और कौन कौन लोग हैं, हम क्रमवार रंजन जी से इस पर बात करेंगे। रंजन जी, आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और रंजन त्रिपाठी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय।